Hello everyone, welcome to this another very informative session initiated by FLDRP, Fat Loss and Disease Reversal Program. जैसे नाम से पता लगता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे if somebody wants to reduce extra fat from their body, they can reduce it permanently by learning the techniques कि कम कैसे करना और मेंटेन कैसे करना है वेट को. एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम. डिजीज रिवर्सल मीन्स एनी डिजीज जो आपकी बॉडी में है वो बाहर रिवर्स होकर निकल सकती है. बिकॉज भगवान ने हमारे शरीर को जो बनाया है वो डिजीज फ्री रहने के लिए बनाया है. डिजीजेस होना एबनॉर्मल है, हेल्दी रहना नॉर्मल है. और बॉडी को भगवान ने इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, रिपेयर सिस्टम, हीलिंग सिस्टम दिया है कि वो हर तरह की बीमारी को बाहर निकाल सकता है, प्रोवाइडेड हम उस सिस्टम को थोड़ा सा सपोर्ट करें बाय ब्रिंगिंग सम लाइफस्टाइल चेंजेस इन आवर लाइफ. तो ये प्लेटफॉर्म आपको लाइफस्टाइल हैबिट्स डेवलप करने में हेल्प करता है और आपका शरीर अपने आप आपकी बीमारियों को बाहर निकालता है. बीच में मौका मिलेगा विल शेयर सम टेस्टिमोनियल ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी बीमारी को बाहर निकाला जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि इम्पॉसिबल है, लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी. बड़ा कॉमन हो गया आजकल, है ना. कहीं जाते हैं डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं, ये दवाई खानी पड़ेगी आपको अगर आपको सिम्टम से रिलीफ चाहिए तो. But by bringing lifestyle changes in a natural way, you can reverse any type of disease. You can reverse, we can only coach you. Right? आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल टॉपिक है, जिसको शुरू करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट माय हेल्थ कोच एंड बिलोवेड ऑफ ऑल ऑफ अस, मिस्टर रवि नागपाल. गुड मॉर्निंग रवि जी. Good morning, Sunil ji, and hello everyone. तो रवि जी आज का दिन बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, आई एम श्योर विद लॉट ऑफ पीपल जो आज सेशन अटेंड कर रहे हैं लाइव. तो आज हम कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा चाहूँगा मैं आपसे, जो जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों को आंसर्स मिलेंगे अपने जो डाउट्स, क्योंकि आम इंसान को हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं है. मोस्ट ऑफ यू नो आई एम सी ए बाय प्रोफेशन. मैं खुद 20 साल से बीपी की दवाई खा रहा था. मेरे रियल मामा जी हैं जो डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरी बीपी की दवाई शुरू की थी, और मुझे ये बताया गया था ये हेरिडिटरी है. बिकॉज मेरे दोनों पेरेंट्स खा रहे थे दवाई तो मुझे लगा मुझे भी सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, और मैं भी रोज एक गोली खा रहा था. थैंक्स टू यू कि आपने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि नहीं, शरीर बीमारी के फ्री हो सकता है. एंड आई फॉलो वट यू सजेस्टेड मी एंड विद इन 8 months टाइम आई गॉट रिड ऑफ माई बीपी मेडिसिन. फिर उसके बाद एक और चैलेंज मुझे आ गया, मुझे स्किन एलर्जी शुरू हो गई, और पता नहीं 4 साल तक मैंने कितने डॉक्टरों को धक्के खाए. और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि उन्हीं हैबिट से मेरा बीपी रिवर्स हुआ और मेरी स्किन की प्रॉब्लम भी गई. एक ही को जो आपने गाइड किया, फॉलो किया, तो एक साथ मेरी दो दो प्रॉब्लम का सोल्यूशन. इसके अलावा बहुत छोटे कॉन्स्टिपेशन का सीवियर चैलेंज रहता था मुझे, कॉन्स्टिपेशन मेरी दूर हो गई. अब 2 मिनट में फर्स्ट क्लास पेट साफ होता है मेरा. तो बहुत सारे ऐसे मुझे बेनिफिट्स मिले. तो अब जो क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि आज की डेट के अंदर जो इतने सारे हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और क्योर क्यों नहीं है इन चीज़ों का. आजकल जो भी हम इलाज करा रहे हैं उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है लेकिन क्योर नहीं है परमानेंट. तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए सुनील जी कि जहाँ तक सवाल है कि इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, ये इश्यूज देखिए कुछ तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, हम सबको पता है. पोल्यूशन बढ़ गया है, खाने पीने का क्या रह गया है. तो ये फैक्टर्स तो अपनी जगह हैं, बिकॉज डेवलपमेंट होती तो ये सब चीजें उसके साथ आती हैं. बहुत बारी क्या होता है कि हमारे पास ना सॉल्यूशंस होते हैं, सिंपल ऑब्वियस सॉल्यूशंस होते हैं, जो पहले जमाने में हमारे जो पूर्वज थे, जो पूर्वज कहूंगा, जो भी हमारे पेरेंट्स या एंसेस्टर. उनके जी. पेरेंट्स एंसेस्टर्स थे, वो फॉलो करते थे. लेकिन ना अब जो जमाना आ गया, तो हमारे सामने जो है ना, जो आता है हम उसी पर विश्वास करते हैं और उन चीजों को हमने भूल गए. कई चीजों के सिंपल सोल्यूशन आपकी किचन में मिल जाते हैं, लेकिन वो हम्म. ना करके हम भागते हैं कि गोली खा लें. पेट दर्द हो रहा है, गोली खा लें. पहले जमाने में जब गोली नहीं थी तो क्या लोग कैसे ठीक होते थे? अगर हम्म. दर्द होता भी था तब भी होता था, लेकिन क्या किचन में कुछ चीजें मिल जाती थी, वो लेते थे और वो ठीक हो जाते थे. अब वो जो ऑब्वियस चीजें हैं वो हमारे सामने से हटा दी गई, और वो चीजें ले आई जिनसे ऑफ कोर्स क्योर नहीं मिलता है, लेकिन हमारी माइंड में इतनी कंडीशनिंग कर दी गई, बिठा दिया गया है कि कोई चीज हो तो ये लेनी है. अब आप आम आदमी से पूछो कुछ भी,
वो गोलियों के नाम आपको फटाफट बता देगा। हाँ। आप उनसे पूछोगे कि किचन के कुछ ऐसी चीजें हैं, मसाले जो मैं ठीक से कर सके, तो वो शायद ही किसी को पता हो। जबकि ट्रेडिशनली इंडिया की पर देखें, आयुर्वेदा इतना स्ट्रांग था, तो सब चीजें अवेलेबल थी। लेकिन वो ट्रेंड ऐसा आ गया कि बस हम बस वही गोली के और गोली इंजेक्शन और हॉस्पिटल, उसी के चक्कर में रह गए। तो कई बार सिंपल चीजें हमारे सामने बहुत बड़ी चीजें बन जाती, बहुत बड़ी बन जाती है। आप देखो, जो पीछे फीवर हुआ था, जब कोरोना हुआ था, कितना बड़ा हो गया था, और अब क्या डिक्लेयर हुआ है, ट्रीट इज लाइक ए नॉर्मल फ्लू। तो उस समय भी जिन लोगों ने इसको ऐसे नॉर्मल फ्लू की तरह लिया और वैसा ही किया, और वो ठीक भी हो गए, लेकिन कॉम्प्लिकेट जितना हमने कर दिया कि नहीं नहीं हमें ये भी लेना है, हमें तो हॉस्पिटल भी जाना है, ये भी ना, हॉस्पिटल में भी कोई इलाज थोड़ी था उनके पास, बस आइसोलेट कर देते थे, वो और भी खराब था। तो हम्म। काफी चीजें ना इन चीजों की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ऑब्वियस चीजें हैं हमारे पास, लेकिन हम उनको भूल के वहां पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए फिर हमें लगता है कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड इशू आ गए हैं, बड़ा कुछ ही हो गया, जबकि पहले तो ऐसा नहीं होता था। बहुत बारी जो प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं, मेडिसिन फॉलो करते हैं, उनकी वजहों से मैटर्स और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो ये सब चल रहा है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि लोगों को सिंपल एंड ऑब्वियस सोल्यूशन बताएं, जिनसे वो कंफर्टेबली रिकवर कर पाए। अब कई बार हम बता भी देते हैं, उसके बाद भी लोगों को विश्वास नहीं आता और वो फट से गोली खा लेते हैं, पुराने तरीकों पे चले जाएंगे जो अभी तक चल रहा है। तो ये क्या रीजन है, एकदम से माइंड शिफ्ट क्यों नहीं होता उनका? बड़े सारे लोगों से मिलता हूँ, तो जब मैं उनको कुछ रियलिटीज बताता हूँ, जो कि आज हम डिस्कस भी करेंगे, वो कहते हैं हाँ हमें पता है, हमने सुना है। लेकिन जब वक्त आता है ना, तो फिर वहीं भागते हैं जब पहले भाग रहे थे। क्यों? एक तो माइंड की कंडीशनिंग हो गई है। देखिए, आज आप राइट हैंड से अगर खाना खाते हैं, आज मैं कहूँ जी लेफ्ट हैंड से खाने का ये बेनिफिट है, आप कहोगे अच्छा ये बेनिफिट है तो ठीक है, मैं लेफ्ट से खाऊंगा। लेकिन जब आप खाने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपका राइट हैंड ही चलना शुरू हो जाएगा। क्यों? माइंड की कंडीशनिंग है कि वही तो यूज करना है, करने को लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट में भी हम एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं करते। एक आदत बनी हुई है, तो आदत के हिसाब से हम चलते हैं। गाड़ी चलाते हैं आप, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, अगर आप अपने किसी ध्यान में हो तो वहीं चलते जाएंगे, चाहे उस दिन पता हो कि यार यहाँ रास्ता बंद है, लेकिन वहां जाके ब्रेक लगती है, अरे यार ये तो बंद था, सुबह देखा भी था, ध्यान नहीं रहा। वो माइंड की कंडीशनिंग है। तो हमें इतनी आदत हो गई है कि जरा से ये कुछ हुआ नहीं, बुखार हो, अरे फटाफट ये गोली खाओ, ये हॉस्पिटल पे जाओ, ये डॉक्टर के पास जाओ। तो ये सब चीजें जानते हुए भी उस समय एक तो डर जाते हैं, डर बहुत बड़ी चीज है। हम्म। और कुछ आउट ऑफ हैबिट फिर वही के वही वो कर लेते हैं। एक तो उनको ट्रस्ट आया नहीं, क्योंकि उन्होंने अब एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड आई राइट। टेल यू, एक बार एक्सपीरियंस कोई कर लेना, फिर उसको जो ट्रस्ट आता है, जैसे हमें आया हुआ है, फिर हम उन जगहों पे नहीं जाते। आपको भी मालूम है कि वो ट्रस्ट जब आ गया है, तो फिर कितना भी फीवर हो जाए, वी नेवर गो फॉर एनी टेबलेट, एनी टेबलेट। कुछ भी हो जाए, पेन हो गया, ये हो गया, हमें पता है हमारी बॉडी हमें कैसे ठीक कर सकती है, तो वी डोंट गो दैट वे। बट ठीक है, जैसे जैसे लोगों के, हमारी भी एंडिवर ये है कि बार बार लोगों को बताएंगे, तो किसी दिन किसी ने एक्सपीरियंस कर लिया, तो डेफिनेटली फिर उसकी लाइफ में तो वो चेंज आ ही जाएगा। हम जैसे आपने ठीक बोला, आज हमारी पूरी फैमिली में है। अभी उस दिन समर्थ मेरा किचन में गया बेटा, तो हमारे किचन पे फ्रिज के ऊपर एक पिल बॉक्स पड़ा होता था जहाँ टैबलेट्स पड़ी होती थी। कहता पापा वो दवाइयों वाला डब्बा कहाँ गया? मैंने कहा बेटा डब्बा है ही नहीं हमारे घर में, क्योंकि हम दवाइयाँ खाते ही नहीं है आज की डेट के अंदर। हाँ। और सबसे अच्छी चीज आपने बोली कि जब मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया, मेरा कन्विक्शन बढ़ा, फिर मैंने अपने बच्चों के अंदर ये हैबिट इनकलकेट की। अब टचवुड हमारे बच्चों को भी सिस्टम पे विश्वास आ गया, बॉडी के सेल्फ हीलिंग सिस्टम पे, कि दे ऑल्सो एब्सटेन फ्रॉम मेडिसिन। हम्म। कुछ भी चैलेंज हो, मतलब ऐसे ऐसे चैलेंजेस में हमने इसको यूज किया। मेरी बेटी का कल दाढ़ निकल आई थी, डॉक्टर ने बोला जी एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। और हम्म। बिना एंटीबायोटिक के वो यही प्रोग्राम फॉलो किया, R&D, और 3 दिन के अंदर अंदर उसका पेन गायब हो गया। बताइए। बेटे को स्किन में एलर्जी शुरू हो गई थी, उसने कहा पापा R&D पे आ जाओ, मैंने कहा आ जा। अब उनको विश्वास आ चुका है। और हमें भी जब भी कुछ हल्का सा कभी खांसी जुकाम बुखार शुरू भी होता है, हम पकड़ पकड़ लेते हैं, उसको भी मालूम है बॉडी के सिस्टम को सपोर्ट देना है। अब एक थोड़ा सा लीक सेट के क्वेश्चन आ रहा है कि हम सब ने सुना है कि हमारा एक सेकंड ब्रेन होता है, बड़ा कॉमन है, गट हेल्थ के ऊपर काफ़ी आजकल फोकस किया जा रहा है। आपने भी एक बहुत अच्छा सेशन लिया था, उसकी यूट्यूब पे वीडियो भी आई बड़ी। लेकिन कुछ सुना है कि सेकंड हार्ट भी होता है हमारा, हमारी बॉडी के अंदर। तो वो क्या फैक्ट है उसके बारे में? जी हाँ, ये चीजें ना हमारे सामने जो आ रही हैं, सेकंड हार्ट की जैसे बात की, एक्चुअल में ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हमारे सामने कभी रही नहीं। ये आयुर्वेदा में कितने हजारों साल पहले मेंशन्ड है। लेकिन ये चीज जब हमारे सामने नहीं आती, तो हम सोचते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, और जब आती है तो कहते हैं शायद हमें ये नई चीज पता लगी है। एक्चुअली ये नई नहीं है बहुत पुरानी।
भगवान ने ना हमारे सारे सिस्टम इतने अच्छे बनाए हैं कि अगर ये एक ऑर्गन है तो इसकी सपोर्ट के लिए कहीं और भी एक सिस्टम बना दिया है बॉडी में, वह नहीं पता वो अलग बात है। जैसे ब्रेन की बात की कि सेकंड ब्रेन होता है, गट को सेकंड ब्रेन बोलते हैं क्योंकि वो बहुत सारे डिसीजन ब्रेन के बिना भी लेता है और उससे बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, जैसे ब्रेन कंट्रोल करता है। ऐसे ही हम सोचते हैं कि हमारा हार्ट है। बाकी अभी कभी मौका लगे तो किडनी भी बताएंगे कि दो नहीं, हमारे पास तीन किडनी भी हैं, बिकॉज कुछ चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं है। तो ओके। हार्ट की अगर आज बात कर रहे हैं तो हमारे सबकी बॉडी में दूसरा हार्ट भी है, और अगर हम ये जान लें कि वो हार्ट कौन सा है और उसको कैसे हमने एक्टिवेटेड रखना है, तो आपके प्राइमरी हार्ट पे लोड कम पड़ता है, आपकी उम्र बढ़ जाती है, आपकी हेल्थी लाइफ की उम्र बढ़ जाती है। तो जो दूसरा हार्ट है मैं आज आपको बता दूं, वो हमारे होता है काफ मसल्स में, पिंडलियां बोलते हैं जिसको, हम्म। वहां पर होता है। अब सच आता है कि ये कैसे है, कैसे है। आप सोचो, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अब वो जब ब्लड को पंप करता है तो हम खड़े हैं सीधे, तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे कंफर्टेबली चला जाएगा, वो ग्रेविटी है, हर चीज नीचे जाती है, तो जो पंप कर रहा है तो वो नीचे चला गया। अब हार्ट के पास ब्लड वापस भी आता है, तो कभी आपने सोचा कि अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको क्या फोर्स है जो ऊपर तक पहुंचाती है? आप सोचो, अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड कैसे ऊपर कैसे आ जाता है? हार्ट ने तो पंप कर दिया, वापस कैसे आया? हम्म। काफ मसल्स जो हैं वो है हमारा सेकंड हार्ट, वहां भी कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वापस ऊपर आता है। ओके। तो इसलिए इसको सेकंड हार्ट बोलते हैं कि वही काम वो भी कर रहा है, इसको काट मसल पंप बोलते हैं, तो वो भी पंपिंग वाला काम हो रहा है, काट मसल से, काफ मसल से भी हो रहे हैं। हाँ, अब इसको एक्टिवेटेड रखना हमारा काम है, अगर इसको नहीं रखेंगे तो फिर वो सारा का सारा लोड इस हार्ट पर पड़ेगा, फिर वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो काम करना है, फिर उसने ब्लड को और ऊपर ले जाना है, सिर के ऊपर और भी हम्म। ज्यादा ग्रेविटी के अगेंस्ट हो जाएगा। तो वो कैसे होता है? वो काफ मसल की हेल्प से होता है, तो इसलिए इसको सेकेंड हार्ट का दर्जा दिया गया। अब ये हमें नहीं पता, तो हम सिर्फ इसी हार्ट की केयर करते रहते हैं, लेकिन जब हमें पता लग जाएगा तो हम उस दूसरे हार्ट की भी केयर करेंगे ना। कैसे उसको इंश्योर करें कि एक्टिव रहे वो? आपने कहा अभी उसको हम एक्टिव रखें तो। हाँ, काफ मसल्स कब एक्टिव कब रहेंगे? जब वो मूवमेंट में होंगे। जब आप चलते हैं, खड़े होते हैं, तो वो मूवमेंट में होते हैं, तो वो अपना काम करते रहते हैं। तो यहाँ मैं उन लोगों को बताऊंगा जिनका ना सेडेंट्री जॉब है, बैठे रहने का जॉब है, जैसे अभी भी हम बैठे हैं, तो जब बैठ जाते हैं तो हमारे काफ मसल्स का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि उस पर हम्म। कोई एज सच लोड भी नहीं है और मूवमेंट भी नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग ऐसे बैठने का काम है ना, जिन्हें लंबे टाइम तक बैठना है, या जब भी आपको याद आ जाए, आप लेग्स को ना हिलाते रहें। आपने देखो कई लोगों की ना टांगे हिलती रहती हैं, वो अनकॉन्शियसली हिलती हैं, हिलती रहती है टांग, फिर कोई टोक देता है तो वो एकदम से सीधे होके बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको पता नहीं चलता, वो फिर हिलनी शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली दैट इज, इफ दैट इज इनवॉलंटरी, तो डेफिनेटली कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, इनवॉलंटरी है तो। लेकिन हाँ, उस प्रोसेस में उनका सेकंड हार्ट एक्टिव रहता है, ये तो एक बेनिफिट हो जाता है। बट अगर आप वॉलंटरीली करेंगे तो आप अपने लिए एक अच्छा काम करेंगे। आज भी मैं सुबह बैठे थे लोग, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि आज आप चल नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, बैठे हो, तो चलो आप अपनी टांगे हिलाते रहो। बोले अच्छा है। मैं कहा हाँ, इससे हिलाते रहो, आपका हार्ट मजबूत होगा। तो डिटेल बचाने का तो कोई टाइम था भी नहीं, मैंने कहा आप सेशन अटेंड करना, आई डोंट नो वेदर दे आर अटेंडिंग और नॉट। तो क्या है कि जितना उसको मूवमेंट देते रहेंगे, बैठे बैठे आप काफ मसल्स को पुश कर लो, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मेरे अभी भी पुश होता जा रहा है, अब धीरे धीरे ना हैबिट डेवलप हैबिट करनी बन जा पड़ती रही है। है, अच्छा। तो हाँ, तो इसको बोलते हैं लेग फिजिटिंग। फिजिटिंग हो रही है मतलब ऐसे ऐसे हिलता जा रहा है, या उसको पुशअप करते जा रहे हैं, या कई बार कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो आप मैनुअली भी, कोई दूसरा पर्सन उनको मसाज कर सकता है काफ मसल पे, जिससे वो एक्टिव हो जाएंगे, तो वो पंपिंग प्रॉपर हो जाएगी। ओके, तो हमें याद है व्हेन व्हेन वी यूज्ड टू ट्रैवल अब्रॉड, लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, तो किसी ने सजेस्ट किया कि लॉन्ग फ्लाइट के अंदर आप बैठे बैठे अपने पैरों को ऐसे मूव करते रहें, तो दैट माइट हम्म। बी द रीजन कि वो यस। हमारी ब्लड सर्कुलेशन और प्रॉपर रहती होगी वो बॉडी के अंदर एग्जैक्टली, वजह से। एग्जैक्टली, 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 बिल्कुल सही बात है। तो अब ये जैसे सर्दियां शुरू हो गई हैं अब, तो हमने सुना है भी ज़्यादातर हार्ट अटैक जो हैं वो सर्दियों में होते हैं। हाँ। तो क्या हम करें जिससे कि उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें? देखिए, जो जो लिखा है, जिसकी आंखें आखिरी सांस लिखी है, वो तो जो बहाना बनेगा बनेगा, लेकिन कई केसेस के अंदर हार्ट अटैक के बाद रिकवरी होती है, बट इट्स अ वेरी पेनफुल चैलेंज ऑल्सो। तो क्या हम्म। हम प्रिवेंशन ले सकते हैं सर्दियों के दिनों में? बिल्कुल ठीक बात है, विंटर्स में ये इंसिडेंट हार्ट के बढ़ जाते हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर टू फरवरी तक
हार्ट अटैक्स में, टोटल हार्ट अटैक की जितनी डेथ होती है एक साल में, तो अक्टूबर टू फरवरी तक 70% ओ, पार्ट होता है उसमें। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो ना पोल्यूशन का भी होता है, उससे भी हो जाता है। तो पोल्यूशन से बचने के जो जो उपाय आपको बड़े लोग बताते हैं, तो आप वो भी कर ही सकते हैं कि कैसे हम इससे बच सकें। तो उसके अलावा विंटर में क्यों होता है, तो मैं आपको जब रीजन बताऊंगा तो आप उसका सोल्यूशन खुद भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि वो रीजन बड़े ऑब्वियस है। मैं कह रहा हूं, हम आज ऑब्वियस चीजों की बात करेंगे, तो हमारे सामने जब ऑब्वियस होता है तो फिर हमें कंफर्टेबल लगता है कि हाँ यार ये तो इजी है। जब तक नहीं पता होता ना, तब तक चीजें कॉम्प्लेक्स रहती हैं। बिकॉज देखिए, बहुत पहले क्या होता था, लोग समुद्री यात्रा पे जाते थे या कहीं जाते थे, तो एक अचानक सी बीमारी होती थी कि मरते जाते थे लोग, समझ ही नहीं आती थी क्या मरते जाते हैं। फिर पता लगा जी इस बीमारी का नाम स्कर्वी है। तो इतनी ड्रेडफुल डिजीज थी कि उससे कोई बचता ही नहीं है। लेकिन जब सोल्यूशन मिला, इट वाज सो ऑब्वियस कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, और विटामिन सी अगर हम फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स खाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अंदर कमी नहीं होगी। तो आज क्या स्कर्वी नाम भी सुनाई देता है। हम्म, क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियस सोल्यूशन हमें मिल गया ना, कि अच्छा यही तो खाना है, तो वो हमने खा लिया, तो वो सिंपल हो गया। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमारे सामने जब नहीं होती तो हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब सॉल्यूशन मिल जाता है तो फिर वो लगता है कि ये चीज तो बड़ा सिंपल है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, विंटर में एक कॉज जो होता है हार्ट अटैक का, वो है डिहाइड्रेशन। क्योंकि विंटर में यूजुअली हम पानी ज्यादा नहीं पीते। हमें लगता है कि पसीना मसीना तो आ नहीं रहा, वो तो है नहीं, लेकिन विंटर में भी अपने सेल्स को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। पानी आप डेलिबरेटली पीते रहें, अदरवाइज डिहाइड्रेशन से भी ये प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम हीटर वगैरह चलाते हैं घरों में। अब जब हीटर चलाते हैं तो आप सोचिए डिहाइड्रेशन और बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन बर्न करता है तो बॉडी को हम्म, पानी की और जरूरत होती है। तो सजेस्टेड सजेस्टेड होता है कि जब आप हीटर चलाएं कमरे में, तो एक कोने में पानी का कुछ बाल्टी या कुछ छोटा सा जग भर के रख दें, ताकि वो मॉइसन रहे, ह्यूमिडिटी वहां पे रहे। अदरवाइज वो डिहाइड्रेशन कॉज करेगा, तो हार्ट अटैक का ये भी एक रीजन होता है। उसके अलावा आप देखो कि कोल्ड कफ बहुत होता है, तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जैसे मैंने बताया पोल्यूशन से भी होते हैं। तो वो इन्फ्लेमेशन से भी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो इन सब चीजों को आप प्रिवेंट कर सकते हो, दूर कर सकते हो। कैसे? अपनी प्रिकॉशंस लेके। आपने डिहाइड्रेट नहीं होने देना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। इन्फ्लेमेशन से, कोल्ड कफ से कैसे बचना है, वो हमने अपने R&D में भी कितनी बार बताया हुआ है। अगर वो करेंगे तो फिर उससे नहीं हो जाएगा। फिर और कुछ रीजन होते हैं, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में, कि सर्दियों में ना शादियां बहुत होती हैं, तो वो खाने पीने का आपको पता है, वो फिर माहौल ही चल रहा होता है। फिर सर्दियों में हम कहते हैं कि हम रिच फूड खाते हैं। उससे बेसिकली क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ती है हमारे अंदर। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वहां जाके चिपकेगा। हालांकि कोलेस्ट्रॉल की बात अभी करेंगे, बट मेनली समझिए कि वो खाना पीना ऐसा है, इतना कार्बोहाइड्रेट हम खा लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिससे जाके कोलेस्ट्रॉल वहां चिपकता है, तो फिर हमें हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। और सर्दियों में देखिए, चाय भी बहुत लोग पीते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, अल्कोहल हम्म, लेने का रिवाज होता है। सर्दियां हैं यार, दो पैग हो जाए, शाम हो गई है, ठंड लग रही है, तो वो ले लें। ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं विंटर्स वाले हार्ट अटैक में। कई लोग ना बड़े शेर भी होते हैं, अरे सवेरे सवेरे मैं ठंडे पानी से भी नहा लेता हाँ, हूँ। वो वही इतनी बहादुरी ना ही दिखाएं तो अच्छा है। मौसम का तकाजा है, तो थोड़ा सा उसको उस तरह से करके चले। और फिर क्योंकि एक रीजन ये भी होता है कि सर्दियों में धूप कम निकलती है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और ओके। विटामिन डी अब पता लग रहा है कि कितनी सारी बीमारियों का रीजन है। पहले तो सिर्फ होते थे कैल्शियम को बोन्स में एब्जॉर्ब करवाना इसका काम है, बट इट हैज मैनी मैनी रोल्स टू परफॉर्म इन आवर बॉडी, बिकॉज विटामिन डी इज नॉट जस्ट अ विटामिन, इट्स अ हार्मोन ऑल्सो। तो हम्म। उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, सन उतना सन होता नहीं है, तो इसलिए ये सब फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक के कारण बनते हैं सर्दियों में खासकर। आज जैसे हमारा टाइटल भी था कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और कोलेस्ट्रॉल, तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर के ऊपर मैं आना चाहूँगा कि एक आम इंसान को आप कैसे समझाएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। बिकॉज जब हम लोगों से बात करते हैं, तो जी मैं खुद लाइफ 20 साल से था बीपी का पेशेंट सो कॉल्ड। मुझे पता ही नहीं था कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है ज़्यादा। ब्लड प्रेशर हो गया जी, चलो दवाई खाओ, ब्लड प्रेशर ठीक है। तो क्या रूट कॉज क्या है इसका? देखिए, ब्लड प्रेशर हो गया तो ब्लड प्रेशर तो होना ही चाहिए ना। ब्लड में अगर प्रेशर नहीं होगा तो फिर तो हम फ्लैट हो गए, फिर तो बचेंगे ही नहीं। ये बात भी तो सही है। जनरली बंदा कहता है मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, तो कहना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ या लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट, बिकॉज ब्लड प्रेशर तो रहना ही है। हम्म। बेसिकली ब्लड प्रेशर क्या है कि जिस प्रेशर से हार्ट से ब्लड रिलीज होता है, तो जिन आर्टरीज में वो ट्रेवल करता है, तो उन आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है, तभी वो आगे मूव करता है। उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं।
तो वो एक विद इन रेंज में हो तो हम हेल्दी रहते हैं कि हाँ इतना हमें प्रेशर चाहिए, ना कम ना ज्यादा। बिकॉज लाइफ में देखिए कहते हैं हमेशा मिडिल पाथ बेस्ट रहता है, बैलेंस रहता है, ना इधर कम हो ना ज्यादा हो। तो जब वो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उसे बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। कम हो जाएगा तो लो, यानी आर्टरीज पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो ज्यादा है या कम है, उसको मेजरमेंट करने का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, उसके ना बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे नेचुरल रीजन होते हैं, उससे कभी घबराए नहीं। क्यों, बॉडी खुद ही बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहां हमें जरूरत होती है हाई ब्लड प्रेशर की। क्योंकि देखिए ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को हर सेल में पहुंचाना, बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाना, ये होता है। अब सोचिए कोई डेंजरस सिचुएशन आ गई जहां हमें भागना है। अब भागने के लिए ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, न्यूट्रिशन भी ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्मल पोजीशन। अब वो ज्यादा चाहने के लिए यानी ब्लड को तेजी से फ्लो करवाना पड़ेगा ना, ताकि ज्यादा फ्लो करे। तो उस समय हमारी हार्ट बीट भी बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी कि वो पंपिंग फास्ट हो जाएगी, ताकि वो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन जगह जगह पहुंच जाए। तो वो बॉडी ने अपने आप नेचुरली उस कंडीशन को जांचते हुए, क्योंकि हमारे ब्रेन में बड़े सारे फंक्शंस चलते हैं, तो उसने हार्ट को इंस्ट्रक्शन दी, हार्ट ने पंपिंग फास्ट कर दी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लेकिन वो एक टेम्पोरेरी फेज है, क्योंकि वो खतरा था। जैसे ही वो खतरा शांत हो जाएगा आप देखेंगे उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है। कभी हम टेंशन में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, कोई न्यूज ऐसे सुन ली, समझ नहीं आ रहा, उस समय एक हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल बोलते हैं उसको। उसकी वजह से हार्ट को मैसेज आता है, तो वो सोचते हैं कि शायद कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम है, या तो लड़ना है या भागना है। तो उस समय वो पंपिंग फास्ट हो जाती है, तो हमारा ब्लड प्रेशर वो टेम्पोरेरीली बढ़ जाता है। उसके अलावा कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे हम कंफर्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल देखा गया कि हॉस्पिटल में जब जाता है बंदा डॉक्टर के पास, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसको व्हाइट कोट सिंड्रोम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल कंडीशन है, उनको डर लगता है, अरे डर लगता है, अरे ये क्या होगा, मेरा प्रेशर तो नहीं बढ़ जाएगा, मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ जाएगा, तो वो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है। बट दीज आर टेम्पोरेरी थिंग्स, बाहर आएंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अब इन कंडीशंस को अगर हम उस समय मेजर करें और सोचें कि यार हम तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन गए और हमने दवाई खानी शुरू कर दी, अब जब वो नॉर्मलाइज होगा, दवाई आप तब भी खा रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ना, क्योंकि ये दवाइयाँ आपको पता है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट देती हैं। तो एक तो कभी भी दवाई लेने की जल्दी ना करें, पहले रीजन फाइंड आउट करें कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना तेज क्यों हुआ। अगर लगातार आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है, लगातार आपने सुबह चेक किया, सोने से पहले चेक किया, दिन में चेक किया, रेस्टिंग पोजीशन में चेक किया, जब लगातार आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, तब आप सोच सकते हैं कि हाँ हम शायद हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन गए हैं। फिर क्या करना है, फिर तो वो जो प्रोसीजर है वो भी बताएंगे कि कैसे आप इसको नॉर्मलाइज कर सकते हो। बट कहने का मतलब ये है कि रीजन फाइंड आउट करें कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा, टेम्पोरेरीली था या परमानेंट है। परमानेंट है तो फिर उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते तो अंदर बॉडी में क्या सिस्टम होता है, अगर परमानेंट भी हो गया है तो रूट कॉज क्या है हाई ब्लड प्रेशर का? हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि रूट कॉज हमें पता होगा ना, तो हमें बड़ा सिंपल लगेगा कि अच्छा यार ब्लड प्रेशर से तो ओवरकम करना बड़ा आसान है। देखिए रूट कॉज क्या है, आप इसको समझिए कि पानी का पाइप है, हम नलके पे लगाते हैं और एक फ्लो से पानी जा रहा है, जितना नलके का प्रेशर उस प्रेशर से पाइप में जा रहा है। अब कई बार हमें जो पानी की स्ट्रीम है, जो धार है, हमें दूर तक पहुंचानी है, तो हम क्या करते हैं, पाइप के आगे अंगूठा लगा देते हैं, यानी कि हमने पानी निकलने का जो रास्ता था उसका डायमीटर कम कर दिया। तो हम्म। जैसे ही डायमीटर कम हुआ तो पानी का फ्लो तो आ ही रहा है, अब वो प्रेशर से बाहर निकलेगा क्योंकि हमने उसका डायमीटर कम कर दिया। तो हमारे आर्टरीज में भी जब भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन क्यों होती है मैं बताऊंगा, तो इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है तो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है कि उसको रिपेयर करना। जैसे घाव लगता है तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली ऑइंटमेंट लगाई, पट्टी लगा दी, तो हमने उसको रिपेयर कर दिया। या आप गाड़ी में जा रहे हैं तो पंचर हो गया, तो क्या होता है, पंचर को रिपेयर करना है कि वो लगेगा, उसके ऊपर सोल्यूशन लगाएगा, हीट करेगा ताकि वो उससे चिपक जाए। वो रिपेयरिंग मैकेनिज्म है। तो जब भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वो भी एक तरह का घाव है हमारी आर्टरीज में। तो बॉडी के अंदर भी पंचर लगाने का एक नेचुरल सिस्टम है, तो वो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होता है, कोलेस्ट्रॉल जाके वहां पे चिपक जाता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल चिपकेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर वो चिपकता रहेगा तो वो नैरो हो जाएगा पाथ आर्टरीज के अंदर, यानी वो डायमीटर कम हो गया। जब वो कम हो गया तो ऑब्वियसली अब जो प्रेशर होगा ब्लड का वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये ब्लड प्रेशर
होता है, जो परमानेंट वाला कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रिक्शन आ गई आर्टरीज में। अब वो फ्लो जो है वो प्रेशर से जा रहा है, ज्यादा प्रेशर से जा रहा है, उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट नैरोइंग ऑफ द पाथ, जो अंदर डिपॉजिट हो गया ना कोलेस्ट्रॉल, उसकी वजह से। हालांकि कोलेस्ट्रॉल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये मैं बताऊंगा अभी चल के। कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो पाथ जो कंस्ट्रिक्ट हुआ हुआ कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, बट कोलेस्ट्रॉल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो हम दवाइयाँ खाते हैं ब्लड प्रेशर की, डॉक्टर कहते हैं ये सारी जिंदगी खानी पड़ेंगी, हम्म। तो ये क्या रीज़न है भी हम इसको बंद क्यों नहीं कर सकते? देखिए, हम दवाई इस उम्मीद में खाते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो दवाई का पर्पज यही होना चाहिए। रूट कॉज मैंने आपको बताया कि वो जो कंस्ट्रिक्शन हो गई आर्टरीज में, वो रूट कॉज है। जी। तो क्या कोई दवाई है जो उस जमी हुई चीज को, कंस्ट्रिक्शन को कम कर सके? कोई दवाई नहीं है ऐसी। तो दवाई का काम उस रूट कॉज को ट्रीट करना नहीं है। दवाई का काम है समहाउ किसी भी तरह से टेम्पोरेरीली उसको डायलेट कर दे, टेम्पोरेरीली, क्योंकि परमानेंटली जब तक उसका असर होगा तब तक कर दे, उसको कर दे, या हार्ट को इंस्ट्रक्शन दे कि कम पंपिंग करो। ये दो अच्छा। रीजन होते हैं कि कम पंपिंग करो। अब वो कम पंपिंग करेगा तो ब्लड कम जाएगा, तो हमें लगेगा ब्लड प्रेशर कम हो गया, लेकिन इस प्रोसेस में हमारा हार्ट वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्योंकि डेफिनेटली किसी चीज को दबाते रहो कि नहीं ज्यादा काम करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो वो उसकी कैपेसिटी फिर खत्म होती जाती है। अब या तो रूट कॉज पे काम करें कि जो कंस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव करें, वो कोई दवाई नहीं बनी है कोई भी। हाँ, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो जब रिलीज होते हैं तो उस कॉन्स्ट्रिक्शन को, वो जो जमा हुआ है उसको हटा सकते हो, जो ब्लॉकेज जिसको बोलते हैं आम भाषा में, उस हम्म। ब्लॉकेज को रिमूव कर सके। but कोई भी दवाई नहीं है जो ब्लॉकेज को रिमूव कर सके। तो जब रूट कॉज पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर क्या, सारी उम्र ही तो खाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वहीं का वहीं है। अब हम नहा रहे हैं और किसी ने कीचड़ फेंक दिया, हमने नहा के साफ किया, लेकिन कीचड़ लगातार आता जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि सारी उम्र नहाते रहो, लगातार नहाते रहो, क्योंकि वो लगातार आ रहा है। जो सोर्स है उसका आने का, अगर उसको बंद कर दिया जाए, तो रूट कॉज तो वहां हुआ ना कि लगातार वहां से जो आ रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए। वहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो भी पद्धति फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें ऑब्वियस हैं। अब आपको ये पता लग गया कि यार वो ब्लॉकेज है, उसको ही तो हटाना है, तो ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ब्लॉकेज हटाने के बड़े सिंपल तरीके हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप उनको फॉलो करो, तो बड़े आराम से, जैसे आपका बीपी, हाई बीपी रिवर्स हुआ, तो हम्म। ऐसे ही किसी का भी हो सकता है। बहुत सारे लाखों लोगों ने किया है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे बड़ा कॉमन अभी आपने जिक्र भी किया था, भी कोलेस्ट्रॉल के कारण बीपी होता है और हार्ट डिजीज होती है, तो ये आपने अभी नेगेट किया कि भी ये कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द कल्प्रिट, जी। so why you say so? रीजन बीइंग कि देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या है, पहले इसको समझें कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। आदमी कह दिया कोलेस्ट्रॉल, इतना कोलेस्ट्रॉल, तो होता ही क्यों है, खत्म ही कर दो ना। कोलेस्ट्रॉल के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। जितने भी एनिमल्स हैं, दे आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से ही तो हमारे सारे सेल की मेम्ब्रेन बनी है। मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल जीरो हो जाए ना, तो हम मोम की तरह पिघल जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आप सोच, दो सेल के बीच में जो एक मतलब स्ट्रैंड है जिसकी वजह वो टिके हुए हैं, वो स्ट्रैंड कोलेस्ट्रॉल से बना है। अगर वो जीरो हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी हम मोम की तरह पिघल गए, खत्म। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बहुत सी कंडीशन में बढ़ जाता है, बट बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी के, क्योंकि 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर खुद बनाता है, 25% जो है हम डाइट से लेते हैं। तो लिवर ने तो कोलेस्ट्रॉल बनाना ही है, क्योंकि जरूरत है शरीर की। कोलेस्ट्रॉल के बिना, जैसे मैंने बताया, हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को दोष देना कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक होता है, तो ये एक मिस नोमर मैं कहूंगा। बिकॉज एग्जांपल बताएं तो, अगर आपने एस्कीमोस देखे होंगे जो बर्फ में रहते हैं, वो फैट रिच डाइट खाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है, ज्यादा गर्मी चाहिए होती है, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है 1 ग्राम में। तो देर ईट रिच फूड, फैट रिच फूड, तो ज्यादा वो खाते हैं। उनका कोलेस्ट्रॉल 500-500 तक रहता है, लेकिन एस्कीमो में कभी कोई हार्ट अटैक से नहीं मरता। अगर कोलेस्ट्रॉल ही रिस्पॉन्सिबल होता, तो एस्कीमो में तो हर दूसरा बंदा, के हर बंदा ही हार्ट अटैक से मर रहा होता, लेकिन वहां नहीं मरता। क्यों? बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज फ्लोइंग इन द ब्लड, वो ऐसा नहीं होता। कल्प्रिट होती है जो इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, आर्टरी में जब इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी,
फिर मैकेनिज्म है कोलेस्ट्रॉल का, एक ये भी काम है कि वो उस जगह की जाकर रिपेयरिंग में लग जाता है, वहां जाके चिपक जाता है कि ये सरफेस थोड़ी स्मूथ रहे, रफ ना हो जाए, क्योंकि ये जरूरी है, अदरवाइज वो घाव होते रहेंगे तो परफोरेशंस भी हो सकती हैं उसमें। तो वो उसको पंचर लगाने वाला काम आप सोचिए कि वो हो जाता है। तो हम कोलेस्ट्रॉल चिपक रहा है, नजर हमें ये आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल चिपका हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल घटा दो, कोलेस्ट्रॉल घटा दो। अरे अगर इन्फ्लेमेशन होगी और नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो भी जाके चिपकेगा, आप समझिए इस चीज को। और अगर इन्फ्लेमेशन नहीं है तो बढ़ा हुआ है तो वो भी फ्रीली घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ये बड़े मिसनोमर हो जाते हैं कि सामने कहते हैं ना, आंखों में जो नजर आ रहा है वही कल्प्रिट है, वो उसके कारण तो जानो कि वो वहां क्यों चिपका, उसका काम एक काम है बहुत सारे कामों में से, तो उसके रीजन भी तो हम ही दे रहे हैं ना, इन्फ्लेमेशन भी तो कॉज कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, डेटा है, मतलब ये पहले कैसे पता लगा था कि कोलेस्ट्रॉल को रिस्पॉन्सिबल माना जाए। एक साइंटिस्ट थे एंसल कीज, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप पता करो कि हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं, उसमें क्या कोलेस्ट्रॉल का कोई रोल होता है या किसी और चीज का रोल होता है। तो बेसिकली उन्होंने स्टडी की और बाद में उन्होंने पब्लिश किया कि मैंने 7 नेशन की स्टडी की थी। तो जैसे जैसे ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो देखा गया जिनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो उससे उन्होंने एविडेंस निकाला कि देखो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था तो हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उस समय ये किया गया क्योंकि ये स्टडी करवाई थी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने। अब उनका इंटरेस्ट क्या था, उन्होंने एक मॉलिक्यूल डिजाइन किया था, इसको स्टेटिन बोलते हैं। स्टेटिन रेड राइस प्लांट से आता है, चाइना में रेड राइस प्लांट। उस प्लांट में क्या, उसके पास भी कोई भी कीड़ा मकोड़ा आता है तो वो एकदम से उसको ग्रिप कर लेता है और उसको अपने अंदर ही अब्जॉर्ब कर देता है, यानी उसको खत्म कर देता है। तो उन्होंने देखा कि ये क्या करता है कि उस एनिमल का कोलेस्ट्रॉल खत्म कर देता है। तो इन्होंने कहा कि इसकी हम दवाई बनाए डाइल्यूटेड फॉर्म में कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर दे। अब वो बेचना था तो कुछ तो स्टडी पब्लिश करानी पड़ेगी ना। तो ये स्टडी पब्लिश हो गई, तो वो स्टेटिन की सेल आज तक हो रही है। बाद में पता लगा कि वो 7 नेशन स्टडी नहीं थी, वो 22 नेशन की स्टडी थी। और बाकी नेशंस में क्या था, जिन जिन की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी उनका कोलेस्ट्रॉल लो था, उनका एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल लो था। तो उन्होंने उसको पर्दे से हटा दिया और सिर्फ वही ग्राफ दे दिया जो उस हम्म। लाइन में आता था कि ये बढ़ा हुआ है। अब उसमें से कोई दूसरा ग्राफ निकाले कि जहां कम था कोलेस्ट्रॉल वहां डेथ हुई, तो अगर वो आ जाए तो आज आ जाएगा जिनका कोलेस्ट्रॉल कम है उनसे मरते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ। ये तो फिर पब्लिकेशन पब्लिश करेंगे ना जो चीजें, तो उसके हिसाब से लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें चलती हैं, हमें रियलिटी को समझना है। उन्होंने क्यों किया, ऐसे क्यों किया, गवर्नमेंट ने कैसे किया, बिकॉज ये बिग इंडस्ट्री बिग लॉबी होती हैं, तो ये चलता रहता है। तो हमें फैक्ट को समझ के अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है कि ये फैक्ट है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। रिसर्च पेपर पे आप जाएंगे जैसे हम पढ़ते हैं तो वहां पर तो क्लियरली ये सब लिखा होता है कि हाँ, कि हमने चेक किया जिनकी डेथ हुई थी उनका एलडीएल जितना भी था वो बिलो 100 था या बिलो 120 था, जिनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई, ये सब डेटा में है, सब रिकॉर्ड पे है ये। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को दोषी ना माने। हाँ, जो इन्फ्लेमेशन हो रही है दैट इज हैपनिंग ड्यू टू एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी आर कंज्यूमिंग। तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से बचें, तो आपको वो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, तो फिर ये कोई मसला नहीं रह जाएगा। तो अभी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्टेटिन्स आज के डेट में डॉक्टर जैसे 30-40 के बाद बंदा जा रहा है टेस्ट कराने, तो सबको स्टेटिन पे डाल रहे हैं आजकल। बड़ा कॉमन हमें फीडबैक मिलता है, जी आई एम टेकिंग। इनफैक्ट मेरे रिलेशन में है, हमारे मामा जी भी ऐसे हम मिले थे, एंड ही इज़ वेरी थिन। कोई मतलब वेट बिल्कुल परफेक्ट मेंटेन है, राधा उनका वेट कम ही हो रहा है, वेट बढ़ाना जा रहा है, उनको भी डॉक्टर ने स्टेटिन पे डाल दिया है कि जब एज है तो आप प्रिकॉशन के लिए गोली रेगुलर ले लिया करो रात को। तो वो क्या ये रीजन है? मैं बताता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन भी मिली हुई है डॉक्टर फ्रेटर्निटी को कि एनी बडी कमिंग अबव द एज ऑफ 35 आपने उनको स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब करना है, लिपिड प्रोफाइल हुई है या नहीं हुई है, आपने सबको ये देना ही देना है। बिकॉज स्टेटिन इज अ बिग बिजनेस, मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है, तो वो बेचना ही है। तो वो अब अंधाधुंध सबको स्टेटिन लिखे जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास था, किसी वजह से वहां गए थे, तो वो जो पेशेंट को बता रहे हैं कि आपने ये लेना है, मुझे कहते हैं आप भी लिया करो। मैं कहा मैं लिया करूं क्यों, नहीं नहीं नहीं, सबको लेनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी तो सबको लेनी चाहिए। मैं क्या, क्योंकि वहां पर ना हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। आप पेशेंट को लेकर गए हो डॉक्टर के पास, तो आर्ग्यू करोगे तो बात बनेगी नहीं। तो ठीक है भाई, सुन लिया। क्योंकि ये भी इंस्ट्रक्शन बीच में सजेशन आई थी कि सबको सजेस्ट किया जाए, और सजेस्ट जब किया जाता है तो मीडिया के थ्रू किया जाता है, तो लोगों को ना विश्वास हो जाता है। टीवी में आ गया, अखबारों में आ गया, मैगजीन में आ गया, यार ये तो करना चाहिए। क्या सजेस्ट किया था कि सबको सजेस्ट कर दो कि पानी की टंकी में ऐसी चीज दे दें स्टेटिन से बनी है कि पानी की ओ, टंकी में ही डाल दो।
क्योंकि स्टेटिन के इतने साइड इफेक्ट हैं, इतने साइड इफेक्ट हैं। एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है इम्पोटेंसी। आज आप देखते हैं कि आईवीएफ के कितने सेंटर खुलते जा रहे हैं, एक रीजन उनमें स्टेटिन का अंधाधुंध यूज। उसके बाद ये हार्ट को वीक करता है, बिकॉज ये कोएंजाइम Q10 की प्रोडक्शन को भी हैम्पर करता है। और फिर हार्ट वीक हो जाएगा, फिर उसको कोएंजाइम Q10 अलग से खिलाएंगे, यानी आगे से गाड़ी में धक्का लगा रहे थे, अब पीछे से भी लगाना शुरू कर दो, तो भाई फिर क्या होगा। तो अल्टीमेटली इनसे बचना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। और कुछ कुछ रिसर्च पेपर ने ये भी पब्लिश हुआ है कि स्टेटिन से एक्चुअली कोई खास बेनिफिट होता नहीं है, क्योंकि ये इसको ना मतलब मेडिकल लैंग्वेज में कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन नहीं बोलते, जो आम भाषा में बोलते हैं, इसको बोलते हैं HMG इनिबिटर। यानी और जितने फंक्शंस एसोसिएटेड हैं वो सारे के सारे हैम्पर हो जाएंगे। उसमें सिग्नलिंग प्रोटीन भी होता है जो हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, और सेक्स हार्मोन्स के लिए भी होता है, और हार्ट के लिए भी होता है। तो सारे फंक्शंस हैम्पर हो जाएंगे, इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को कम करना है। तो बॉडी तो हमेशा कोलेस्ट्रॉल अपनी जरूरत के हिसाब से बनाएगी, वो कभी भी ज्यादा या कम नहीं बनाती। बॉडी हेल्दी है तो अपने हिसाब से बनाएगी। ये तो जो हम ऊपर से खा लेते हैं वो बढ़ जाता है, और फिर जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के साथ खाते हैं जनरली। ओ। तो कार्बोहाइड्रेट इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, तो फिर ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो दिखेगा कि जो चीज चिपकी हुई है भाई यही खतरनाक है, इसको हटा दो। तो वो तो हम्म। हमारे बेनिफिट के लिए भगवान ने उसको ये फंक्शन दिया हुआ है, बट हम उसको अब्यूज कर देते हैं। आजकल जब हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो उसमें कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो भगवान ने, मैं मानता हूँ, अगर कोई चीज़ बनाई है तो बैड तो नहीं होनी चाहिए, बट आजकल बड़ा कॉमन चल रहा है कि HDL, LDL एंड VLDL एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए पहले, कितने साल पहले, अगर 20-30 साल पहले कहें, तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता था। ये HDL, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड, ये सब बाद में कंडीशंस आई हैं। क्योंकि खाली कोलेस्ट्रॉल से कई बार बंदा ना कब्जे में नहीं आता। तो मछली जाल में फंसती नहीं है। तो अलग अलग डिस्क्राइब कर दो तो ये गुड है जी, ये बैड है जी, भगवान ने तो एक ही कोलेस्ट्रॉल बनाया है। आप ये सोचो कि एक पर्सन है, वो आपके घर में आया ऑटो में बैठ के, ऐसे और नॉर्मल से कपड़े डाले हैं, ऑटो में बैठ के आया, तो आपसे मिलने आया। और एक वही पर्सन बिल्कुल सूट बूट टाई वाई लगा के मर्सिडीज में आया आपके घर में। तो आप कहोगे यार ये तो देखो यार बंदा बहुत बढ़िया है, वो हालांकि बंदा वही है, लेकिन वो चेंज हो गया। तो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, उस पे, उसके बेसिस पे डिफाइन कर दिया ये गुड है या बैड है। देखिए जो कोलेस्ट्रॉल लिवर से जाएगा, वहां पर चिपकेगा, जो भी काम करेगा, उसको तो बोल दिया बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL है। और जो कोलेस्ट्रॉल अनयूज्ड रहेगा वो वापस लिवर में आ जाएगा, तो ये अनयूज वापस आ गया ना, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये वहां पे जाके चिपका नहीं, तो उसको गुड बोल देते हैं जो वापस आया लिवर में। और जो लिवर से जाके वहां पे कंज्यूम हो गया वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। मोटे ओ। मोटे आम सिंपल लैंग्वेज में ये समझा सकता हूँ। अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल तो कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल से हमें डरने की जरूरत नहीं होती बेसिकली। हाँ, इन्फ्लेमेशन का ध्यान करेंगे तो फिर कोलेस्ट्रॉल की कोई चिंता नहीं करने की जरूरत। तो इसका मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं, अभी आपने एस्किमोस का एग्जांपल दिया था कि उनका 500 तक स्कोर होता है, तो इसका मतलब उनका 500 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो निकला वो बिना चिपके वापस आ गया, इसलिए वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं है। इन्फ्लेमेशन नहीं है, बिल्कुल। तो इन कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द कल्प्रिट, इन्फ्लेमेशन इज द कल्प्रिट। इन्फ्लेमेशन इज अदर द कोलेस्ट्रॉल तो हमें हेल्प कर रहा है ताकि वो यस, रप्चर ना हो, उसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भगवान ने हमें दिया है, बल्कि वो, बट बिल्कुल वो बिल्कुल। ओवर हो जाता है जब, तो इस वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हमारी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही, ये चीज हमारे उसके इतने सारे फंक्शंस है, उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो बुरा कैसे हो जाएगा। बुरा हम्म। होगा जब उसका एक फंक्शन ओवर यूज होगा। कभी कभी थोड़ा बहुत हुआ, उसने जाके उसको रिपेयर कर दिया एंड डन, लेकिन वो जब बार बार यूज होता रहेगा, बार बार वो चिपकता ही रहेगा, तो डेफिनेटली पाथ नैरो हो जाएगा। बार बार क्यों चिपकेगा? क्योंकि हम लगातार वो खाना खा रहे हैं या ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। तो हम्म। फिर वो हमारी जिम्मेदारी है कि वो इन्फ्लेमेशन ना बढ़े। बस सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए जिससे कि हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें, और भगवान ना करें किसी को प्रॉब्लम हो भी गई है जैसे हमें हो गई थी, तो उसको हम रिवर्स कर सकें परमानेंटली? हम्म। देखिए उसके लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं, होते सिंपल हैं, और वो मोस्टली लोगों को पता भी है, लेकिन ना वो फॉलो नहीं करते हैं। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि नहीं भी करते हैं। उसके लिए क्या है, गाइडेंस चाहिए होती है। आई वुड सजेस्ट कि गाइडेंस के साथ अगर वो स्टेप्स करेंगे ना, तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप उसको समझेंगे और उसको आप फॉलो भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, अब कहेंगे लोग हाँ ये तो पता ही है, लेकिन नींद अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है,
तो हमारे हार्ट पे असर करती है। अब कैसे इंश्योर करें कि नींद की क्वालिटी अच्छी हो? अब कई लोगों को पता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। तो हमने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है FLDRP, जिसके इनिशिएटिव से ये प्रोग्राम भी हो रहा है, इस प्रोग्राम में वो प्रॉपर गाइडेंस और कोचिंग दी जाती है कि सिंपल स्टेप्स को आप फॉलो करो तो आप बड़े आराम से इन बीमारियों को प्रिवेंट तो कर ही सकते हो और रिवर्स भी कर सकते हो। उसमें कुछ कुछ फैक्टर्स पर फोकस करवाया जाता है। आपकी डाइट कौन सी होनी चाहिए, बिकॉज हर इंडिविजुअल अलग है, उसका लाइफस्टाइल अलग है, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट अलग है, उसकी डिमांड्स अलग हैं। तो उसके हिसाब से डाइट को डिजाइन करना कि कौन सी डाइट लें जिससे ये इन्फ्लेमेशन वाली चीजें ना हो, तो ना बीपी होगा, ना कोलेस्ट्रॉल की चिंता होगी और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद न्यूट्रिशन कौन सा लेना है, बिकॉज आजकल की डाइट तो हम चेंज करवाते हैं बट न्यूट्रिशन की कमी तो फिर भी रह जाती है, वो कैसे पूरा किया जाए। ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा हो, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, कितनी करनी है, कब करनी है। कुछ और फैक्टर होते हैं कि वो अगर आप करेंगे तो ये प्रोग्राम में पूरी गाइडेंस के साथ जब बताया जाता है तो बड़े सिंपली मतलब ये चीजें ओवरकम हो जाती हैं, जैसे आपने की हैं। आप जैसे हमारे से कितने और लोग हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं, उन्होंने अपनी कंडीशन को रिवर्स करना शुरू कर दिया विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स। वेट जो एक्स्ट्रा फैट बढ़ी हुई है उसको कम करना, अब वो फैट को कम करना भी तो एक चैलेंज हो जाता है लोगों का। तो अपने आप मैंने देखा है कि लोग नहीं कर पाते हैं, चाहे उनको नॉलेज होती है वो दूसरों को भी बता रहे होते हैं ऐसे कर लो, लेकिन खुद का नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है कि सही तरीके से कैसे करना है। तो हैप्पैज़र्ड वे में करेंगे तो कई बार उसके गलत इम्पैक्ट भी आ जाते हैं। तो बेस्ट रहता है कि किसी गाइड, किसी कोचिंग में आप रहें, कुछ टाइम रहें, पहले उस प्रोसेस को सीखें। जब आपका वो रिवर्स हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मेरी ये हैबिट बन गई है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। आज जो हम्म। भी कंडीशन जिसकी भी हेल्थ की है, चाहे अच्छी है या नहीं है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द हैबिट्स दैट ही और शी इज फॉलोइंग सिंस लॉन्ग। लंबे समय तक वही हैबिट्स हो रही हैं, उसी वजह से ये हेल्थ की कंडीशन है। तो अगर वो चेंज ही करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू चेंज अवर हैबिट्स। और हैबिट्स शायद अपने आप चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी के साथ रह के, किसी के साथ अकाउंटेबल होके वो करना आसान हो जाता है। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया FLDRP, जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को हेल्प कर ही रहा है। तो अब चलने से पहले रवि जी मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा हम्म। कि एक सेकंड जरा दीजिएगा मुझे। कुछ टिप्स आप हमें दें सबको कि भी छोटे छोटे एक दो टिप एटलीस्ट, जो लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कि क्या वो करें। उससे पहले मैं चाहूँगा कि 2-3 मिनट हम कुछ लोगों से सुन लें जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी लाइफ के अंदर बहुत रिमार्केबल रिजल्ट्स निकाले इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जी जी। तो एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा। আরো উন্নতি হয়েছে এইটা যে আমার ওসিডির জন্য, মানে ওসিডি একটা ডিজিজ আর কি, हम्म। তার জন্য আমাকে তিন ওলেট বলে একটা ওষুধ খেতে হতো। ओके। কিন্তু यस। সে- সেই यानी ওষুধটা ডাক্তার আমাকে এখন খেতে বারণ করেছে। ओके यस মানে अभी। আমাকে Okay. দেখে বলেছে যে তুমি ভালোই আছো, তোমার এই ওষুধটা লাগবে না। हाँ, जस्ट এটা बोल 23 বছর ধরে খাচ্ছি। She used to take medicine named as Olet for the disease of OCD, पापा। and by following them, so doctor suggested him that it is not required to continue the medicine till now. वेरी गुड। तो मैं हिंदी में बता देता हूँ कि इनको OCD का जो इशू था उसके लिए दवाई ले रही थी, अब इतना बेनिफिट इनको हुआ है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आपको इस दवाई की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने खुद बोला है कि आपको दवाई की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुनील जी एंड रवि जी कि इतनी जल्दी मैंने इतना सारा वेट लूज किया। मैंने बहुत जल्दी विद इन अ मंथ ये काम कर लिया। दैट इज माय स्किन इज ग्लोइंग, एनर्जी लेवल मेरा इंक्रीज हुआ है। कि मेरा जो वेट लॉस है वो 4 से 4.5 के बीच में बराबर वेरी कर रहा है। बॉडी जो है, जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं थी, अगर मुझे 4 स्टेप कहीं थोड़ा सा ऊंचा करके चढ़ना पड़ता था तो पैर मुड़ता ही नहीं था। Oh. अब जो है मैं
मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई है, मूवमेंट बहुत इजी हो गए हैं। आई एम एस्थमेटिक पेशेंट और मैं ये समझ कब लो से कि फिफ्थ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में थी था। आपको ये? मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड से। ओ आज माय मेरी एज आज मेरी एज 51 ईयर्स है। फिफ्थ स्टैंडर्ड से मैं अस्थमेटिक हूँ, क्यों वो इनर की हैबिट डेली डेली सर मैं डेली ले रहा हूँ, ले रहा था। अच्छा। अब क्या हुआ, 1 फरवरी से, फर्स्ट फरवरी से बता रहा हूँ मैं, जब से मैं आपसे जुड़ा 1 फरवरी के बाद से आज तक की डेट में मैंने टोटल 7 गिनती के वाह। 7 बार इनर लिया है। मेरा वेट मैनेजमेंट भी हुई और एसिडिटी कम हुई बहुत, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गई लगभग, और मेरे को अस्थमेटिक गिरा। और मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस डायग्नोज हुआ था पिछले साल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और कोई मतलब क्योर नहीं था उसमें कि आई हैड टू लाइक टेक आई वाज ऑन हार्मोनल पिल्स फॉर 6 months एंड इंजेक्शंस। और उससे मेरा वेट गेन हो रहा था, एक्ने बहुत बढ़ गया था। तो और मुझे 6 महीने और दवाई खाने के लिए बोला था उसके बाद। पर पिछले 3 महीने से आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड दिस इज माई 4th month रनिंग। और मैंने जितनी हार्मोनल पिल्स थी सब बंद है। मेरे बॉडी के जो भी साइकिल्स है वो सब नॉर्मल हो चुके हैं। एंड इट्स अ ग्रेट थिंग क्योंकि स्किन बहुत क्लियर हो गई है पहले से, जो इतनी मतलब एक्ने से भरी हो। आई फील वेरी लाइट। आई हैव लॉस्ट लाइक 50% ऑफ माई बॉडी वेट जो भी मेरा गेन हुआ था। सर मेरा नाम सुरजीत है और मैं सर 2.5 साल से बहुत दिक्कत से चल रही थी कॉन्स्टिपेशन से। ओके। तो मैंने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, किसको नहीं दिखाया। 1.5-2 लाख रुपया भी खर्च किया, अपना टाइम भी खराब किया, अपनी हेल्थ भी डाउन की और खाने पीने से डरने लगी। वेट मेरा 2 साल में 12 किलो कम हो गया। मेरी हालत जो भी खाती 3-4 दिन मोशन नहीं आता था, 5वें दिन ऐसा मोशन आता था कि खाने को दिल ही नहीं करता था कि ये डर के मारे खाती नहीं थी और कहीं जाना चाहती थी डर के मारे जाती नहीं थी। अपनी रिपोर्टें भेजी, फिर इनके फॉलो डाइट चार्ट को मैंने फॉलो किया तो 3 महीने से, तो अब मुझे 2 महीने में थोड़ा फर्क है। मसल स्ट्रांग हो रहा है गुड। और वेट अपना गेन कर रही हूँ सर। अभी 50% रिलीफ कर। ओके। ये कुछ टेस्टिमोनियल थे, बहुत सारे लोगों में से हमने कुछ लोगों का ही कंपाइल किए थे टू शो यू कि यस, जो फॉलो कर रहा है उसको रिजल्ट आ रहे हैं। और ये मैं फिर रीट्रेट कर देता हूँ, हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करेंगे आपकी, हम आपको हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने में हेल्प करेंगे और आपका शरीर खुद बीमारी को ठीक करता है। इस साइंस को समझिए, आपकी बीमारी का इलाज आपके शरीर के पास ही है, लेकिन उस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए क्या उसको देना है वो हमें नहीं मालूम, और क्या नहीं देना वो हमें नहीं मालूम कई बार। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये दोनों फोकस को हेल्प करने में, आपको सेट करने में हेल्प करता है। क्या बॉडी को देना चाहिए, जैसे रवि जी ने बताया, कुछ टिप्स अभी और देंगे हमें, उनको आपको डेवलप करेंगे हैबिट। आज मैं आप बता दूं ये करिए तो यूट्यूब भरा पड़ा है ज्ञान से, एम आई राइट? कितने लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखी हुई, ऐसे ऐसे डंबल करो बाइसेप्स बन जाएंगे। तो क्या उस नॉलेज से बिना एक्सरसाइज के बाइसेप्स बन जाएंगे क्या? नहीं। You need to do exercise under the guidance of a coach for consistent period of time. Then certainly results are 100% predictable. Same thing happened with me. जब मैंने रवि जी की गाइडेंस में कंसिस्टेंटली 8 महीने तक प्रोग्राम को फॉलो किया, डेली इनसे काउंसलिंग ली, रिपोर्ट भेजी, मेरे बॉडी के अंदर ऐसा ऐसा चेंजेस आने शुरू हो गए और वन डे माई वाज ऑफ माई मेडिसिन। वो ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने में नेचुरल वे में। और हमारे कम्युनिटी के अंदर एक ओपन ऑफर रहता है कि एनीबडी इज पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, ये आपको फर्स्ट पॉइंट डॉक्टर यहाँ मिलेगा आपको। और डॉक्टर के पास जाने से पहले हम यहाँ कंसल्टेशन के लिए कॉल करेंगे फ्री में कि ये प्रॉब्लम है, और आपको नेचुरल सोल्यूशन पहले सजेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद भी अगर भगवान ना करे जरूरत पड़ रही है तो वो खुद ही कहेंगे कि आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें, लेकिन उसके बाद भी दवाइयाँ मत खरीद के लाओ, ऑब्जर्व करो डॉक्टर ने क्या बोला है, स्टिल वी विल ट्राई टू फाइंड सम नेचुरल सॉल्यूशंस। तो रवि जी कुछ आप नगेट्स बताएं नेचुरल सॉल्यूशंस के, जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज में हमें हेल्प कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए कुछ मैक्सिमम चीजें लोगों को पता एक होती सॉरी मैं हैं लेकिन इंटरप्शन करना चाहूंगा, अगर कोई कंसल्ट करना चाहे तो क्या तरीका है रवि जी?
आंसर करना चाहे तो वो नंबर आप इन पे फ्लैश कर दीजिए, मैं उस नंबर नंबर भेज पे वो देता हूँ। मैसेज भेज सकते हैं, तो उनको एक फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन मिल जाएगी इनिशियली। तो फिर जैसी जरूरत होगी तो आगे फिर वो बताया नंबर मैंने जाएगा। आपको चैट में भेज दिया, 9810246225। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 9810246225। तो इसमें आप मैसेज करें, अपनी प्रॉब्लम है क्या बताएं, फिर एक म्यूचुअल कन्वीनियंट टाइम में आपके साथ एक जूम कॉल फिक्स की जाएगी अराउंड 20-30 मिनट्स की, जिसके अंदर आपको पहले एक हेल्थ सर्वे फॉर्म दिया जाएगा, वो आप भर के दें। फिर आपका असेसमेंट करने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं और कैसे ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कर सकता है, वो डिस्कशन होगा। ऑल्दो दिस कंसल्टेशन इज चार्जेबल, 1200 रुपये कंसल्टेशन के लगते हैं, बट जो लोग आज लाइव अटेंड कर रहे हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर आप चाहें तो आप मैसेज करके कर सकते हैं। यस रवि जी, प्लीज कंक्लूड बाय शेयरिंग सम नगेट्स। जी हाँ, तो हमें फोकस करना है सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल पे। लाइफस्टाइल पे ना सब कुछ आ जाता है कि हमारी फिजिकल मूवमेंट क्या है, हमारा खाने पीने का तरीका क्या है, उसके बाद नेचुरल कंडीशन से हमारा एक्सपोजर कितना हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बाकी डिटेल पर्सनलाइज्ड होती है, किसी की क्या ज़रूरत है या किसी का क्या शेड्यूल है उसके हिसाब से बताया जाता है। देखिए, एक तो होता है कि सुबह जब आप उठते हैं तो डेफिनेटली अपने आप को नेचुरल कंडीशन में जितना ज़्यादा ले जाएंगे उतना अच्छा है। यानी कि अगर आप बाहर जाते हैं, पार्क वगैरह में जाते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का, उसको आप जरूर करें। वो बहुत कामयाब चीज है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। कुछ लोग इसकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जरूर जाएं, क्योंकि इससे आपको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं, हमने पहले भी शेयर किया हुआ है। दूसरा, पानी पीने का तरीका जो होता है वो सिप सिप करके पिए, ज्यादा वो गल्प ना करें, ये भी काफी लोगों को पता है, लेकिन प्रैक्टिस इसकी ना आदत डालनी पड़ती है ना। हमारा काम होता है आपको हैबिट डलवाना, इसीलिए हम सबसे रिपोर्ट मंगवाते हैं कि आप रिपोर्ट भेजो, तो आपको उस तरह से वो किया जाएगा। दूसरा, एक टिप देता हूँ, आप अपनी हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो और ब्लड प्रेशर को भी ठीक रखना चाहते हो, तो आपके अंदर डाइलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो एक ना इतना छोटा सा टुकड़ा अदरक का रोज चबा लिया करो, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। आपके हार्ट जो आर्टरीज है वो डायलेटेड रहती हैं, तो बहुत इफेक्टिव होता है ये। और कभी इमरजेंसी हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक हुआ तो वो सॉर्बिट्रेट रखते हैं जीभ के नीचे, तो अगर वो नहीं है तो अदरक अगर वो चबा लेते हैं इस लेवल तक कि आंसू निकलने शुरू हो जाए, टीयर्स आ जाए, तो समझो वो डायलेशन हो गया। तो काफी लोगों को उससे बेनिफिट हुआ। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो अपनी हार्ट को आप हेल्दी रख सकते हो। उसके बाद डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डाइट देखिए, हालांकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी का क्या रूटीन है, वो हम पर्सनलाइज ही बताते हैं। बट डाइट का मोटा मोटा ये होता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को कम करना है, और फैट्स लेने हैं तो हेल्दी फैट्स लेने हैं। प्रोटीन आपने की डाइट में अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, बिकॉज काफी सारी जो एनर्जी आप कार्बोहाइड्रेट से लेते हो, अगर आप उसकी जगह प्रोटीन से लेना शुरू कर दें या फिर फैट से लेना शुरू कर दें, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। आप उस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से बच जाते हैं। तो डाइट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो ऑफ कोर्स डिस्कशन के बाद ही पता लग पाएगी आपका डाइट शेड्यूल क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज कर देंगे आपकी डाइट तो फिर आप लंबे टाइम तक फॉलो नहीं करोगे। तो हमारी कोशिश होती है कि जो भी आप डाइट ले रहे हो उसमें ही क्या हम चेंजेस करवा के आपको वो डाइट बताएं, जिससे आप लाइफ लॉन्ग आप उसको कंफर्टेबली फॉलो कर सकें। और ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन की किस चीज़ की कमी है वो भी असेस किया जाता है आपका रूटीन देख के। तो जिस न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको अलग से कैसे लेना है, फिर वो भी आपको हम जरूर बताएंगे कि आपको इस तरह से लेना है। बाकी सनलाइट लेना बहुत अच्छा रहता है, सन एक्सपोजर जरूर लें, उससे डरे नहीं, वो आपके बेनिफिट्स के लिए है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप अगर रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आप बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल तो खैर कहना नहीं चाहिए, इन्फ्लेमेशन कहना चाहिए, और हार्ट की जो भी दिक्कतें हैं आप उनसे बच सकते हैं। बाकी फिर मैं कहूंगा कि ये सारे स्टेप्स आपको लगेंगे बड़े इजी हैं, ये तो हमें पता भी थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पता थे तो क्या आप फॉलो कर रहे थे? मेन चीज होती है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो नॉलेज आपने ली है। नहीं हो पाती है, वी अंडरस्टैंड, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। तो उसके लिए ना आपको कोचिंग गाइडेंस की जरूरत होती ही होती है, तो उससे घबराएं नहीं। ये जो एक छोटा सा आप टाइम और मनी का कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो अपनी हेल्थ के ऊपर करेंगे, विच विल गिव यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट थ्रू आउट योर लाइफ, नॉट ओनली यू बट द होल ऑफ योर फैमिली। तो कई बार ना हम छोटे से उसके लिए कर जाते हैं कि अरे यार ये क्या करें, कोई नहीं, वो पता नहीं क्या बताएंगे, ये करेंगे, खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, उस एजम्पशन में ही अपना नुकसान कर लेते हैं। व्हाई डोंट यू टेक गाइडेंस फॉर सम टाइम एंड देन सी हाउ इट बेनिफिट्स यू। जैसे यहाँ इतने लोगों ने शेयर किया कि हमें ये बेनिफिट मिला, एक दिन आपका भी यहाँ पर वीडियो आ सकता है, आप भी शेयर करेंगे कि मैं भी कभी सोचता था कि क्या जरूरत है और मैंने जब फॉलो किया
और उसके बाद मुझे ये रिजल्ट मिले, तो फिर लोग आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। अभी ये क्वेश्चन आया कि क्या बीपी वाले विंटर्स में कॉफी पी सकते हैं? कभी कभी, नॉट एवरी डे। देखिए, हाई बीपी अगर आपका लगातार रहता है तो कितना रहता है ये ना इंडिविजुअल पे रहता है। कहने को तो मैं कह दूं कि हाँ कभी कभी पी सकते हैं, लेकिन अगर किसी का रेगुलर काफी अच्छे लेवल पे रहता है, फिर कुछ कुछ मेडिसिन होती हैं जो कॉफी के साथ नहीं लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप मेडिसिन ले रहे हैं तो कौन सी ले रहे हैं, फिर उसमें मैं बोल दूं कि हाँ कभी कभी ले सकते हैं। कहने को तो यार लोगों को ना कंफर्टेबल करना बड़ा आसान है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना, बुखार होता था तो हमारी जो पेरेंट्स थे एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जाते थे, वो बड़ा स्ट्रिक्ट था। मतलब उसको कहते थे कि खाने पीने की दवाई देता था, खाने पीने क्या देना है, दूध चाह। सरदार जी थे, दूध चाह, बस दूध और चाय देने, वो ये कहते थे। अब मेरा दोस्त मुझे मिलने आता था, कहता मैं डॉक्टर के पास, उसने कहा था रोटी खा लो, मैं तो रोटी खा रहा हूँ। तो हमें लगता था यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा है यार, रोटी भी खिला देता है, हमारा डॉक्टर तो खिलाता नहीं है। तो कंफर्टेबल कर दिया, लेकिन अब पता लग रहा है कि बुखार में रोटी खाओगे तो बुखार लंबा चलेगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो कंफर्टेबल करने के लिए मैं बोल रहा हूँ हाँ जी कभी कभी ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ और पैरामीटर्स भी देखने पड़ते हैं। किस लेवल का रहता है, किस समय रहता है, उस समय ना लिया जाए, क्योंकि टाइमिंग भी मैटर करते हैं। फिर कौन कौन सी दवाई ले रहे हैं, कुछ दवाइयां जो है कॉफी के साथ नहीं लेनी चाहिए, कुछ ले सकते हैं। तो ये तो सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, तो वो डिस्कशन के बाद ही हम बता पाएंगे। Okay, so I believe we have covered all the valuable information जिससे लोगों को हेल्प मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि आप या आपकी फैमिली में कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और इसको रिवर्स करना चाह रहा है, या आप प्रिवेंशन में बिलीव करते हैं, तो अपना एक 1-to-1 आप फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। नंबर मैं दोबारा से बोल देता हूँ, 9810246225। आई रिपीट, 9810246225। इसमें अपनी डिटेल भेजें, वी विल कनेक्ट विद यू एंड वी विल फिक्स अ म्यूचुअल कन्वीनियंट टाइम, एंड फिर उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Thank you, Ravi ji, for sharing all this basic and valuable information for the benefit of everyone. Thanks to FLDRP community जिसके सौजन्य से ये प्रोग्राम आपके लिए क्रिएट किया गया है। So we are looking forward to few more programs in coming months. तो हमारी कोशिश रहती है कि एक अच्छे से जो कॉमन डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर हम आपको एजुकेट करें, क्योंकि एजुकेशन से जो मैंने सीखा है FLDRP कम्युनिटी को ज्वाइन करके, फियर नहीं आता। और कहते हैं कि जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो फियर पे चलती है ना, डरा देते हैं इतना, पता नहीं क्या हो जाएगा, और कहते हैं जी आप जो कहो ठीक है, पता ही नहीं होता। लेकिन जब से नॉलेज आ गई तो फियर नहीं होता, फियर नहीं होता तो वी आर इन ऑलवेज टोटल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। तो वी वांट एवरीवन टू हैव दैट कंट्रोल, बट उसके लिए नॉलेज कहाँ से मिलेगी? वो प्लेटफॉर्म FLDRP आपको देता है। So keep attending our sessions and keep spreading this information with everyone. Very soon this video will be uploaded on YouTube. आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता, you can ask us, we'll share it with you, ताकि आप दोबारा इसको सुन सकें और अपने जानने वालों को शेयर करके उनको भी हेल्प कर सकते हैं। With this, we conclude today's session. Thank you, Ravi ji. Thank you everyone for joining. Bye bye. Enjoy your थैंक यू day. सुनील जी, Take थैंक यू। care. Bye.